हाँ भाई, मेरा सभी को नमस्कार है और आज अपने शुरुआत कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, और भौतिक विज्ञान में अगर हम बात करें तो भौतिकी के जनक, सबसे पहले इसी को हम पढ़ लेते हैं। भौतिकी के जनक जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और वो कौन होते हैं? न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, आइंस्टीन। ठीक है, ये तीन व्यक्ति प्रमुख रूप से भौतिकी के जनक इनको कहा जाता है। समझ में आ गया? न्यूटन की बात करें तो इनके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत दिया गया था। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत। और दूसरी अगर हम बात करें तो गति के नियम। ठीक है, गति के नियम दिए गए थे। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। फिर इसके बाद में गैलीलियो गैलीली के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था, जिसको गति का प्रथम नियम बताया जाता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। फिर इसके बाद में इन्हीं के द्वारा अगर हम बात करें तो जल व एल्कोहल का थर्मामीटर, यानी जिसको तापमापी कहते हैं, तो इनके द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा टेलीस्कोप के आविष्कारक भी कौन है? गैलीलियो गैलीली है। अगर हम आगे बात करें आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, और इनके द्वारा ये सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² हो जाता है। C का मतलब प्रकाश का वेग हो जाता है, और M का मतलब द्रव्यमान हो जाता है, और E का मतलब क्या हो जाता है? ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध कौन सा सिद्धांत बताता है? सापेक्षता का सिद्धांत बताता है। और ये किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया जाता है। इसको नोट करो अपनी कॉपी में। जिसने नोट नहीं कर रखा वो अच्छे से नोट करो। भौतिकी के जनक, सबसे पहले भौतिकी के जनक नोट करना है, और फिर इसके बाद में भौतिकी के जनक के बाद में इसमें 1 नंबर पे न्यूटन, 2 नंबर पे गैलीलियो गैलीली, और 3 नंबर पे आ जाते हैं अपने आइंस्टीन। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत दिया गया, ये नोट करना है आपको। फिर इसी के नीचे गति के नियम। गैलीलियो गैलीली की बात करें तो जड़त्व का नियम, और इसके बाद में जल व एल्कोहल का थर्मामीटर, यानी सबसे पहला बनाया गया थर्मामीटर है ये। वर्तमान में मरकरी का यानी पारे का थर्मामीटर चलता है, जो कि जिसके अंदर अगर हम बात करें उसके खोजकर्ता फ़ारेनहाइट है। ठीक है, और दुनिया में जो सबसे पहले जो बनाया गया था वो थर्मामीटर जल व एल्कोहल का थर्मामीटर है। इसी थर्मामीटर का उपयोग -40 डिग्री टेम्परेचर पर भी किया जा सकता है, लेकिन मरकरी के थर्मामीटर का, पारे के थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पारे का हिमांक बिंदु आ जाता है -39 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा टेलीस्कोप के आविष्कारक, टेलीस्कोप बोल दो या दूरदर्शी बोल दो, तो इनके आविष्कारक है अपने गैलीलियो गैलीली। कई बार बोल दिया जाता है दूरबीन, दूरबीन भी दूरदर्शी के अंदर आता है, और वो टेलीस्कोप के रूप में। समझ में आ गया? फिर इसके बाद में है आइंस्टीन, आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत, और E = mc² हो जाता है। इसको नोट करो अच्छे से। फिर इसके बाद में देखते हैं हाँ, लिख लिया क्या? तो अब आगे चलते हैं। देखो
आगे चलें। अब आगे देखते हैं। देखो अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रकाश। प्रकाश की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है, प्रकाश का जो अध्ययन है वो प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स से कहलाता है। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाता है। साथ साथ में नोट करते रहना है, एक एक लाइन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे जिसने नोट नहीं कर रखा वो समझते रहना है, और जिसने नोट कर रखा है उसको हाथों हाथ याद कर लेना है। प्रकाश का अध्ययन की बात करें तो प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाता है। फिर हम बात करें कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत जो है वो है सूर्य, तारे, जुगनू। ये ऐसे स्रोत होते हैं जो प्रकृति में विद्यमान है और इनसे अपने को प्रकाश मिलता है, वो प्राकृतिक स्रोत हो जाते हैं। कृत्रिम स्रोत जिनको हमने बनाया है प्रकाश के रूप में, जैसे कि मोमबत्ती हो जाता है, बल्ब हो जाता है, ट्यूबलाइट हो जाती है, लालटेन हो जाता है। मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन। इसके अलावा तुम लोग भी अपने कोई जो कृत्रिम स्रोत है वो बता सकते हो, जैसे कि टॉर्च हमने बनाई है तो टॉर्च एक कृत्रिम स्रोत है। इसी तरीके से मरकरी लाइट हो जाती है, एलईडी लाइट हो जाती है, वो सब प्रकाश के स्रोत हैं लेकिन हमने बनाए हैं कृत्रिम स्रोत हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये बात निकल के आती है। फिर आकाशीय जो बिजली है उसकी जो चमक होती है वो प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि हमने नहीं बनाया इसको। फिर आगे हम बात करते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, प्रकाश अपने आप में एक ऊर्जा है। फिर इसके बाद में प्रकाश के प्रति संवेदी अंग की बात करें तो आंख है यानी नेत्र है, या ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में पूछ ले कि प्रकाश के प्रति संवेदना कौन व्यक्त करता है, कौन सी ऐसी ज्ञानेंद्रिय है, तो वो आंख या नेत्र है। इसके अलावा प्रकाश को हम नहीं देख सकते, परंतु प्रकाश के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश को हम नहीं देख सकते क्योंकि प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना ये, तो ये हमारी आंख से बहुत ज़्यादा तेज है। हमारी आंख की जो दृष्टि की जो क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा तेज है, तो इस कारण हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन प्रकाश के कारण हम दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे तुम लोग मेरे को देख रहे हो। ठीक है, तो ये बातें निकल के आ जाती है। तो ये चीज़ें एक एक करके नोट करना है। प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाता है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य, तारे, जुगनू है। कृत्रिम स्रोत मोमबत्ती, बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन है। टॉर्च लिख सकते हो, इसमें दीपक लिख सकते हो। समझ में आ गया? इसके अलावा आकाशीय जो बिजली है, आकाशीय बिजली उसकी जो चमक होती है वो प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। इसके अलावा और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, प्रकाश के प्रति जो संवेदी अंग है वो संवेदी अंग हमारे पास है आंख या नेत्र है। प्रकाश को हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश के कारण हम क्या कर सकते हैं, अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात निकल के आ जाती है। यानी हमारी आंख तो है, लेकिन आंख के कारण ही हम क्या है कि प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद में हम दूसरी वस्तु को देख पाते हैं। अगर हमारी आंख में वो प्रकाश प्रवेश ना करे तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसको नोट करो अच्छे से। उन बच्चों के फ़ायदा हो जाएगा कि जो मतलब लेट आए हैं, उन बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा कि उनके आगे फिजिक्स स्टार्ट हुई है और बार बार फिर उनको दूसरी बार फिजिक्स पढ़ने का मौका फिर बहुत लेट मिलता है। तो इस वजह से अब फिजिक्स में ही वो स्टार्टिंग हो जाएगी उनकी अच्छे से। भौतिक विज्ञान के बाद में फिर से बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे, और बायोलॉजी के बाद में फिर से केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान।
रसायन विज्ञान में मैंने तुम लोगों को समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक करवा दिया था क्या? समस्थानिक नहीं कराए शायद तक, ठीक है। वो समस्थानिक हम फिजिक्स के लास्ट में जब बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे उसी में ही रोगों के साथ में सबसे पहले फिजिक्स में बायोलॉजी में अब की बार पहले रोग कराएंगे, ठीक है, फिर पोषण करवाएंगे। पहले रोग करवाएंगे, रोगों के साथ में ही सारे समस्थानिक निकाल, ठीक है। जैसे कोबाल्ट 60 है, इसके बारे में तो मैंने बता दिया था बीच बीच में, जैसे कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में। आयोडीन 131 जो होता है वो किसके इलाज में होता है? हाँ, वेरी गुड, कलगंड या घेंगा रोग, गाइटर रोग के उपचार में आपका आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ समस्थानिक जैसे यूरेनियम के समस्थानिक मैंने बताए हैं जो 235, ठीक है, जिसको परमाणु रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। और इसी के अलावा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, जिनमें से एक पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम हो जाता है, तीसरा ट्राइटियम हो जाता है। समझ में आ गया? 3 समस्थानिक ये होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है? हाँ, ड्यूटीरियम का मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड बना करके। ये लिख लिया सबने? अब आगे करते हैं। आगे हम बात करें तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है, हाँ, प्रकाश की जो प्रकृति होती है द्वैत प्रकृति होती है। और ये जो द्वैत प्रकृति का ही सिद्धांत जो दिया था, वेरी गुड, डी ब्रोगली ने दिया था। किसने दिया था? डी ब्रोगली ने ये सिद्धांत दिया था। डी ब्रोगली के द्वारा ये बात बताई गई थी। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, प्रकाश की प्रकृति क्या है? द्वैत प्रकृति है। दोनों प्रकार की प्रकृति, यानी पहला कौन सा? तरंग के रूप में भी होता है, दूसरा क्वांटा कण या फोटोन के रूप में, ठीक है, क्वांटा कण या फोटोन के रूप में होता है। अगर हम बात करें तरंग के निर्माण में, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया, यानी तरंग के रूप में किसने बताया? हाइगेंस ने। सबसे पहले हाइगेंस ने इसको तरंग के रूप में बताया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो तरंग पर आधारित जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? परावर्तन है, 1 नंबर परावर्तन, 2 नंबर अपवर्तन, 3 नंबर और 4 नंबर व्यतिकरण हो जाता है, और 5 नंबर हो जाता है वर्ण विक्षेपण, 6 नंबर प्रकीर्णन और 7 नंबर ध्रुवण हो जाता है। ये कुछ 7 प्रमुख घटनाएं हैं। ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, केवल और केवल प्रकाश में देखी जाती है, ध्वनि में ये नहीं होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश में होती है ध्वनि में नहीं होती, तो वो ध्रुवण है विशेष रूप से, ठीक है। इसके अलावा देखो कण को ही देखो, किसी वैज्ञानिक ने क्या कहा? क्वांटा, और किसी ने क्या कहा? कण, और किसी ने कहा फोटोन। अगर कणिका सिद्धांत बात करें, यानी कण के रूप में बताने वाले कौन है? न्यूटन ने बताया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें क्वांटा के रूप में जो बताने वाले हैं, अपने क्वांटम सिद्धांत दिया किसने? मैक्स प्लांक। बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है मैक्सवेल और मैक्स प्लांक में, ठीक है। तो लास्ट में देखो मैक्स प्लांक के लास्ट में क्या आ रहा है? कैसे हो गया? क्वांटम सिद्धांत। समझ में आ गया कैसे क्वांटम सिद्धांत? तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इन्हीं के द्वारा क्या नाम दिया गया? क्वांटा नाम दिया गया। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने? आइंस्टीन ने। इसमें 2 वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक और शामिल है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे, और यहाँ पर ये प्रमुख रूप से आइंस्टीन। अगर हम बात करें फोटोन के खोजकर्ता कौन है? आइंस्टीन। मतलब कि प्रकाश के अंदर जो कण होता है उस कण को फोटोन कहने वाले कौन है? और इन्होंने ही बताया कि इसका द्रव्यमान क्या होता है? 0 द्रव्यमान इसका होता है। और आवेश कैसा होता है? 0 ही आवेश होता है। और इसी फोटोन को कह दिया जाता है ऊर्जा का बंडल या ऊर्जा का पैकेट। समझ में आ गया? तो मुख्य रूप से हमारे 2 भाग निकल के आ जाते हैं, एक तो तरंग और दूसरा क्वांटा या कण या फोटोन,
ठीक है, इन दोनों को मिला करके बाद में बताने वाले कौन है? डी ब्रोगली। और इस वजह से डी ब्रोगली ने प्रकाश की प्रकृति कैसी बताई? द्वैत प्रकृति बताई। इस चीज को एक एक करके याद भी करना है और अच्छे से नोट कर लेना है। तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। कणिका सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन ने दिया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया? आइंस्टीन ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। और फोटोन के खोजकर्ता कौन है? आइंस्टीन। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? 0। आवेश भी कैसा होता है? 0। अगर तुमसे घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई ऐसा कण जो द्रव्यमान रहित या फिर आवेश रहित हो, तो वो ऐसा कण कौन सा है? फोटोन हो जाता है। और इसी को कहते हैं ऊर्जा का बंडल। तो ये बात ध्यान में रखना। द्वैत प्रकृति किसने दी? डी ब्रोगली ने। लिख लिया? लिखो। अच्छे से लिखना है, एक के ऊपर एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तरंग सिद्धांत का तरंग पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, निम्न में से कौन सी घटना तरंग पर आधारित नहीं है या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा क्वांटा या कण के आधार पर जो कुछ सिद्धांत आते हैं वो सारे सारे कण या क्वांटा को बताते हैं। हाँ, लिख लिया सबने? अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो प्रकाश की तरंग के बारे में अब जान लेते हैं। प्रकाश की तरंग किस किस प्रकार की तरंग होती है। तरंग का सिद्धांत हमने देख लिया। तरंग का सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने। किसने दिया? हाइगेंस ने तरंग के बारे में सबसे पहले बताया। हाइगेंस ने तरंग का सिद्धांत दिया। अब देखो प्रकाश की जो तरंग है वो कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विशेष रूप से। अगर बात करें इसके प्रवर्तक कौन से हो गए? मैक्सवेल हो जाते हैं। पुष्टि की बात करें तो ध्रुवण का सिद्धांत ही करता है जो मैक्सवेल ने ही कराया था। इसके अलावा इसी पर आधारित एक चुंबकीय तरंग सिद्धांत, यानी इसको पूर्ण रूप से बताने के लिए चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी किसने दिया? मैक्सवेल ने। मतलब कि प्रकाश की तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग बताने वाले पहले कौन है? मैक्सवेल। और इसके लिए सिद्धांत कौन सा दिया? विद्युत चुंबकीय
तरंग सिद्धांत। बाद में इन्होंने पुष्टि की कि ध्रुवण के सिद्धांत के आधार पर इन्हीं ने बताया कि ये एक तरीके की अनुप्रस्थ तरंग है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग। तो अपना दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है? प्रकाश की जो तरंग है वो किस प्रकार की हो गई? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग विशेष रूप से अगर हम बात करें तो कभी कभार अयांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग। अयांत्रिक क्यों आया? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखो दो तरीके की तरंग होती है, एक तो यांत्रिक और एक अयांत्रिक। यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव्स की अगर हम बात करें जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, और अयांत्रिक इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो तरंग होती हैं विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इस तरीके से इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से तो हमसे नहीं समझा जाएगा क्योंकि इसको डायग्राम में भी अगर हम देखें तो इसका पूर्ण रूप नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ये डायग्राम सही है। इसमें देखो ये इस तरीके से अगर तरंग जा रही है, जहां से भी तरंग निकलती है तो हवा के अंदर जितने भी कण रहेंगे वो अपने आप में उनमें कंपन होगा। जैसे तुम लोग भी अगर भाग रहे हो तो आपको जो हवा टच करेगी तो उसके कारण हवा टच करके साइड में जाएगी। अगर सामने से हवा ज्यादा आएगी तो तुम्हारी गति ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, होगी ना? ठीक है, तो ऐसा होता है ना। अब आंधी के अंदर भाग के देखो और एक सामान्य रूप से जिनमें हवा चल रही है और उसके अंदर भाग के देखो, आपको ज्यादा जोर आंधी में भागने पे आएगा। समझ में आए? तो उसी तरीके से जो एक कण, एक तरंग है, तरंग जब एक माध्यम में से निकलती है तो उसके आगे कुछ कण आते हैं और उन कणों में होता है कंपन। समझ में आ गया? उनको साइड में करना होता है। तो यहां पर ये जो कण है, जैसे ही तरंग ये इससे टकराएगी तो कण ऊपर की तरफ और इसके कुछ कण नीचे की तरफ, यानी कण ऊपर या नीचे ही हो सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि कणों में कंपन जो होता है वो लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। तो ये लंबवत जो होता है कणों में कंपन है वो केवल किस में देखने को मिलता है? अनुप्रस्थ तरंग में देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि लंबवत कण किस में कंपन देखने को मिलता है? अनुप्रस्थ तरंग में। दूसरा देखो, यहां पर एक कण जो जिस रूप में ऊपर जाएगा उसी रूप में ये भी जाएगा। ठीक है, जब ये कण, ये तरंग यहां से यहां टकरा के आएगी तो ये कणों के साथ में कंपन के साथ साथ चलती है। तो कणों के कंपन के साथ साथ चलती है तो यहां से इस कण का और इस कण का संबंध हो जाता है, जिसकी हम दूरी को एक तरीके सुरंग के रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं? सुरंग के रूप में देखते हैं। सुरंग क्यों बताया? अब नॉर्मल इसको लंबाई बोल सकते थे, सुरंग क्यों बोला? समझ में आ गया? तो इसको सुरंग इसलिए बोला क्योंकि ये कंपन के साथ में गतिमान रूप में दोनों एक साथ इस तरीके से होते हैं। समझ में आ गया? और अगर लंबाई मापते हैं तो बिल्कुल एकदम फिक्स होती है, ये तो ऊपर नीचे नहीं हो रही। समझ में आ गया? तो यहां पर ये ऊपर नीचे इस तरीके से होती है, तो इसको सुरंग बता दिया। इसकी जो गहराई है, इस गहराई से, यानी अगर हम बात करें इस कण का इस कण से जो संबंध है, इसको हम बोलते हैं गर्त। समझ में आ गया? ये गर्त होता है, ये प्रभाव डालता है। जैसे कि अपने धरती पर भी तो सबसे गहरा गर्त है, हाँ, मैरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में। उसी तरीके से देखो ये गर्त हो गया। तो अब यहां पर एक कण का दूसरे कण से जो दूरी होती है वो मूल रूप से इसको जो मापा जाता है लंबाई को किस रूप में? तरंग दैर्घ्य के रूप में। किसके रूप में? तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। तो यहां तक की बातें नोट करो। प्रकाश की जो तरंग होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसके प्रवर्तक कौन है? मैक्सवेल है। पुष्टि का सिद्धांत अगर पूछ ले तो ध्रुवण बता सकते हो, बाकायदा इसकी पुष्टि पूछ ले तो ध्रुवण बता सकते हो, नहीं तो आपका हो जाता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जो इनके द्वारा ही दिया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगर याद ना रहे तो साथ में यहां पर लिख सकते हो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हो जाता है। और अनुप्रस्थ तरंग और इसकी पुष्टि भी साथ में ही लिख लेना। इसकी ध्रुवण,
ध्रुवण से इसकी पुष्टि कर दी जाती है मूल रूप से। प्रकाश की तरंग के बारे में हम देख रहे हैं। तरंग में हमने देख लिया विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, या फिर अयांत्रिक तरंग हम इसको बोल सकते हैं, और जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका इस तरीके से डायग्राम होता है। एक ऐसी तरंग जिसमें सुरंग और गर्त होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। दो प्रकार की होती है ये भी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ अपनी प्रकाश की हो गई और अनुदैर्घ्य अपनी ध्वनि की हो जाती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एक एक बात निकल के आती है। और तरंग की लंबाई जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? तरंग दैर्घ्य में इसकी लंबाई को हमें मापते हैं। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाता है? एंगस्ट्रम हो जाता है। कर लिया नोट? अब आगे चलते हैं। देखो अब आगे देखते हैं। देखो अनुप्रस्थ जो तरंग है वो सबसे पहले किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। और इसकी पुष्टि किसने करी? ध्रुवण ने करी। ठीक है, जो हमने उसके साथ में भी लिख लिया था। फिर अगर हम बात करें अनुप्रस्थ तरंग की विशेषताओं में देखो जो मैंने बोला वो सारी विशेषताएं, सुरंग और गर्त का उपस्थिति होना इसमें आ जाता है। अगर हम बात करें लंबी दूरी तक संचरण करने वाली कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग। कणों का लंबवत कंपन किसमें देखने को मिलता है? अनुप्रस्थ तरंग में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता है तो वो कौन सी है? अनुप्रस्थ तरंग। इस वजह से तो ये लंबी दूरी तक जा सकती हैं अगर इनमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, यही कारण है इसमें। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात करें तो ये किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था, जो कि मैंने अलग से नोट में भी लिखवा दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, लिख लेना इसको, तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और खाली तरंग जो सिद्धांत आता है वो किसने दिया? हाइगेंस ने। और विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने। चुंबकीय और यहां साथ में जुड़ जाता है। अगर हम बात करें प्रकाश तरंग सीधी रेखा या ऋजु रेखा में गमन करता है। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो सिद्धांत की पुष्टि है, देखो यहां तक एक बार नोट करो, यहां तक नोट करना, आपको नोट तक नोट करना। यहां पर छाया या परछाई का बनना, छाया या परछाई का बनना, सीधी रेखा या ऋजु रेखा में गमन। इसका कारण पूछ ले कि ये कारण क्या है इसकी सीधी रेखा में गमन का। इसकी सीधी रेखा में गमन का कारण हो जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, छोटा होता है। इसका तरंग दैर्घ्य इसका बहुत छोटा होता है। तो सर्वप्रथम अनुप्रस्थ तरंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। मैक्स प्लांक ने कौन सा सिद्धांत दिया था?
क्वांटम सिद्धांत दिया था। अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? ध्रुवण करता है, ध्रुवण का सिद्धांत करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अनुप्रस्थ तरंग की विशेषताओं में सरंग या गृत इसमें होता है, लंबी दूरी तक संचरण हो सकता है, कणों का लंबवत कंपन होता है और ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। यही कुछ कारणों के कारण जो अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग है, लाखों किलोमीटर सूरज से हमारी पृथ्वी तक आ जाती है और जैसे वो सूरज से निकलती है वैसी की वैसी हमारे पृथ्वी तक आ पहुंचती है। बात समझ में आई? तो ये कुछ कारण है, तो इस वजह से अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। और बात करें कि प्रकाश तरंग सीधी रेखा या ऋजु रेखा में गमन करता है। इसके अलावा अगर आ जाए सरल रेखा, तो सरल रेखा में गमन करता है। तो इसके कारण क्या बनता है? छाया या परछाई बनती है। अगर हम बात करें कारण, इसका भी कारण पूछ लिया जाता है, सीधी रेखा में ही क्यों गमन करता है? क्योंकि तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, तरंग दैर्घ्य बहुत कम देखने को मिलता है। इसको नोट करो अच्छे से। कईयांगी तो होली खत्म ही को नहीं हुई है दिखा है। अब भी तई के है, सपने में भी कई होली में ही है, आज भी है न्यू तो रोजी ना मना ले तो के होली को मनते किमी को नहीं आज है तो सही, आज बुधवार आज हाँ राष्ट्रीय महिला दिवस है। देख ले भाई, आप बता रहे हो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। हाँ लिख लिया क्या सबने? अब आगे चलते हैं। देखो अब देखो बात हम देख लेते हैं दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। नोट के रूप में इसको हमको लिखना है। दीप्त वस्तुएं, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी वस्तुएं दीप्त हैं, कौन सी अदीप्त हैं। दीप्त वस्तुएं वे ही होती हैं जिनमें खुद का प्रकाश हो, जिनमें स्वयं का, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त वस्तुएं होती हैं, उनको दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब, ट्यूबलाइट, सूर्य, तारे, जुगनू, इनमें खुद का प्रकाश ये बनाते हैं। चाहे कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, जो खुद का प्रकाश बना सकते हो वो सारे के सारे दीप्त वस्तुएं होती हैं, जिनमें प्रकाशमान वस्तुएं होती हैं। अदीप्त वस्तुएं, खुद का कोई प्रकाश नहीं है, जो दूसरे के प्रकाश से वो चमकती हैं या दिखाई देती हैं, वो इसमें आ जाती हैं। जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि अन्य प्रकाशित स्रोत से चमकती हैं या दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा हमको दिखाई देता है, जिस जिस भाग पर सूरज की रोशनी पड़ी है वो भाग हमको दिखाई देगा, और जो भाग है अगर हम बात करें जिस पर रोशनी नहीं पड़ी है वो भाग हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ बातें निकल के आ जाती हैं। जैसे ग्रह, जो ग्रह, कोई भी ग्रह, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये जब दिखाई देता है, जैसे अपने को यहाँ पर खड़े होके अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा दिखाई देता है, बुध ग्रह दिखाई दे जाता है, शुक्र ग्रह दिखाई दे जाता है, मंगल ग्रह दिखाई दे जाता है। जैसे वो ग्रह दिखाई देंगे वैसे ही अगर मंगल ग्रह पे जाकर के हमारी पृथ्वी को अगर देखेंगे ना तो पृथ्वी भी उसी तरीके से दिखाई देती है जैसे ये बाकी सारे ग्रह दिखाई देते हैं। और कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जब उन पर पड़ता है तभी ये ग्रह उपग्रह दिखाई देते हैं। मूल रूप से ग्रह उपग्रह, मेज, कुर्सी, पंखा, कोई भी वस्तु क्या न हो जिनमें खुद का प्रकाश नहीं है और वो हमको दिखाई दे रही है तो वो दूसरे प्रकाश स्रोत से दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पर ये बल्ब लगाए हुए हैं, तो ये बल्ब देखो, ये मेरे ऊपर जैसे ही पड़ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा हूँ, मेरे अंदर से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा है, प्रकाश इनका मेरे से टकरा करके तुम्हारी आंखों पर पड़ रहा है। मैं पूरा कोई शक्तिमान को नहीं है, को नहीं है। हाँ,
तो ये बातें निकल के आ जाती हैं दीप्त और अदीप्त वस्तुओं का। जिनमें खुद का प्रकाश हो वो दीप्त हो जाता है, जिनमें खुद का प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश से जो चमकते हैं दिखाई देते हैं, वो अदीप्त हो गए। इसमें मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब, दिया, दिया किस में आएगा मेरे को बताओ? हाँ, दीप्त वस्तुओं के अंदर है दिया आ जाता है। बात समझ में आ गई क्या? दिए। अब देखो दीपक, दीपक की लो अगर बोल देना तो समझ लेना है कि दीपक की लो के किस में आ गई? दीप्त वस्तुएं में। और जो खाली नीचे का दीपक हो गया, जलता हुआ दीपक बोले ना, तब बात दीप्त वस्तु की है। अगर अकेला दीपक बोले तो वो अदीप्त वस्तु। समझ में आ गया? तो ये बात निकल के आ जाती। हाँ, लिख लिया? कई टबर तो इन्ना बिन्ने की चीजा गिने। अच्छा, परछाई क्या? हाँ, अरे तो मैं अदीप्त वस्तु हूं तो मेरी तो परछाई बनेगी। अब देखते हैं, देखो ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, सीधी रेखा में गमन करता है जिसके कारण हो रहा है। हाँ, प्रकाश का रंग निर्धारण, प्रकाश का जो रंग निर्धारण है वो दो चीजों से हो सकता है, एक तो तरंग दैर्घ्य और दूसरा कौन सा? आवर्ती। एक तो तरंग दैर्घ्य और दूसरा आवर्ती। बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शन में तरंग दैर्घ्य, आवर्ती या फिर कोई दो और ऑप्शन दे दिया जाता है। कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ए और बी दोनों, तब अपने को क्या कर देना है? तरंग दैर्घ्य कर देना है। अगर कहीं पर भी ऑप्शन में तरंग दैर्घ्य है ही नहीं तो क्या हो जाता है? आवर्ती हो जाता है। तो रंग का निर्धारण कौन करता है? तरंग दैर्घ्य, आवर्ती। और कहीं पर ऑप्शन ऐसा मिल जाए ए और बी दोनों, तो दोनों ही कर देने हैं, तरंग दैर्घ्य और आवर्ती। फिर तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं। देखो तरंग दैर्घ्य बीच में आया था, कंपन करने वाले दो कणों के मध्य के तरंग की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लेम्डा इसको कहते हैं। तो ये लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को हम इस तरीके से नोट करते हैं, ठीक है? ये हो गया अपना एंगस्ट्रम। फिर बात करें एक एंगस्ट्रम। देखो एंगस्ट्रम मीटर में ही मापा जाता है। लंबाई किस में होती है? सारी मीटर में ही होती है। मीटर में माप लो, सेंटीमीटर में माप लो, मिलीमीटर में माप लो, किलोमीटर में माप लो, लंबाई यही होती है। नाम दूसरा दे दिया तो क्या हो गया? अब देखो एंगस्ट्रम, सही तरीके से एंगस्ट्रम की बात करें तो ये 10 की घात -10 मीटर के बराबर है। समझ में आ गया? 10 की घात -10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कैसे बदल सकते हैं? देखो एक मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं बताओ? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने जीरो है? 2। तो इसमें से 2 कम कर दो, ये कम हुआ है तो ये भी कम कर देंगे। समझ में आ गया? तो 10 का क्या हो गया? 8, -8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। फिर आवर्ती, आवर्ती को इस तरीके से न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। आवर्ती, आवर्ती हमेशा तरंग दैर्घ्य के, यानी आवर्ती जो है वो तरंग दैर्घ्य के बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इनवर्सली इफेक्ट इनमें देखने को मिलता है, बिल्कुल उल्टा। यानी आवर्ती अगर बढ़ा दी तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगा, अगर आवर्ती को घटा दिया तो तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा। ये इस तरीके की चीजें इसमें देखने को मिलती है। जैसे आवर्ती, अगर हमने आवर्ती को बढ़ा दिया तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं आवर्ती। आवर्ती आ गया। आवर्ती 1 सेकंड में कंपनों की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती। बहुत बार क्वेश्चन इतना ही पूछ लेता है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवर्ती क्या कहते हैं? आवर्ती। यानी 1 सेकंड में अगर कंपन कितना हो रहा है उसको अगर हमने काउंट कर लिया तो वही चीज क्या है? आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार होना। समझ में आ गया? आवर्ती का मतलब है बार बार होना। आवर्ती का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। और बात करें तो इसी का दूसरा कंपन प्रति सेकंड हो जाता है, कंपन प्रति सेकंड हो जाता है। तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है या कंपन प्रति सेकंड हम इसको बोल सकते हैं, कंपनों की संख्या बटे समय। बात समझ में आई? तो ये इसका सूत्र भी बन जाता है, कंपनों की संख्या बटे सेकंड समय।
तो ये बात अच्छे से नोट करनी है यहाँ पर। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, हेनरिच हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। इसको लिखो अच्छे से। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में पूछ ले तो 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। कंपनों देखो, कंपन करने वाले 2 कणों के मध्य तरंग की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछ ले, एंगस्ट्रम हो जाता है। एंगस्ट्रम को अगर मीटर में पूछ ले 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। ये आवर्ती और तरंग दैर्घ्य का जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यहां पर देखने को मिलता है इनमें संबंध। फिर आगे बात करते हैं आवर्ती में। आवर्ती का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। और हर्ट्ज की बात करें तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, कंपन प्रति सेकंड। और प्रकाश का जो रंग है वो निर्धारण करता है केवल 2 चीजें, एक तो तरंग दैर्घ्य, दूसरा आवर्ती। लिख लिया सबने? अब देखते हैं, देखो आगे, बस एक लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं। देखो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश कितने रंगों से मिलकर है? 7। और ये बात किसने कही? न्यूटन ने कही। किसने कही? न्यूटन ने कही। देखो एक इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि एक डिस्क है और उस डिस्क में अलग अलग प्रकार के रंग प्रकाश के दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? और वो रंग अगर उसको घुमा दिया जाए तो घुमाने पर वो डिस्क सफेद रंग की दिखाई देती है। तो वो कारण क्या है? उसमें 7 रंग मिलकर के क्या बन जाते हैं? एक श्वेत प्रकाश बन जाता है। क्या बन जाता है? श्वेत प्रकाश बन जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है न्यूटन की डिस्क, उसको नाम दे दिया जाता है न्यूटन की डिस्क। न्यूटन की जो डिस्क है वो किसका उदाहरण है या किसके बारे में बताता है? श्वेत प्रकाश के बारे में बताता है। या फिर हम बोल सकते हैं प्रकाश के 7 रंग जो है वो मिलकर के क्या बनते हैं? श्वेत प्रकाश। तो ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है। फिर श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं। रंगों को 2 हिस्सों में हम बांट करके पढ़ते हैं। एक की बात करें तो एक आ जाता है प्राथमिक, और दूसरा जो रंग होते हैं वो होते हैं द्वितीयक। प्राथमिक रंग विशेष रूप से अपने आप से बनते हैं और इनकी सहायता से दूसरे जो रंग बनते हैं उनको द्वितीयक रंग कहते हैं। इनका निर्माण की बात करें, इनमें विशेष रूप से लाल, हरा, नीला क्या हो जाता है? लाल, हरा, नीला। ये सेम उसी तरीके से होंगे जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, जैसे बे, नी, आ, है, ठीक है, पी, नाला, यानी बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें बैंगनी रंग बड़ा जल्दी से विचलित हो जाता है, बड़ा जल्दी से फैल जाता है, तो ये दिखाई नहीं देता। अगर हम बात करें इसका तरंग बहुत छोटी होती है तो दिखाई नहीं देगा, सीधी सी बात है। फिर थोड़ी सी जो ज्यादा तेजी से जो फैलता है और जिसकी तरंग भी लंबी होती है इसके मुकाबले, तो वो होता है नीला। तो प्रमुख रूप से क्या देखा जाता है? नीला। जैसे आसमान नीला दिखाई देता है, पानी का रंग नीला दिखाई देता है, तो वो क्या है? विशेष रूप से नीले के कारण। बीच में जो आता है वो कौन सा हो गया? हरा। और अंत में जो आता है लाल, जिसकी तरंग सबसे लंबी होती है, तो वो विशेष रूप से इसको देख सकते हैं। तो इस वजह से देखो लाल हो गया अंत का, बीच का हो गया हरा, मध्य रंग जिसको बोलते हैं, और जो हमको दिखाई देता है जो जल्दी से फैल के जिसकी तरंग भी लंबी है, तो वो कौन सा हो गया? नीला। तो ये 3 प्रमुख रंग हो जाते हैं, प्राथमिक रंग इनको बोलते हैं। अगर हम बात करें, इन रंगों का निर्माण नहीं किया जा सकता, जबकि इनसे द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें द्वितीयक रंगों में विशेष रूप से मैजेंटा, मैजेंटा रंग। अब देखो इन्हीं 3 रंगों का उपयोग करके ये रंग बने हैं। मैजेंटा, इसी को क्या बोलते हैं?
रानी कलर। पीकॉक नीला हो जाता है, फिर हो जाता है इसमें पीला हो जाता है। पीकॉक नीला मैं बताऊं तो इसको सियान कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियान कलर बोलते हैं। सियान कलर ये होता है, पीला हो जाता है। ये सारे प्राथमिक रंगों से निर्माण इनका होता है, प्राथमिक रंगों से निर्माण होता है, प्राथमिक रंगों से निर्माण होता है। ध्यान में रखना इन चीजों को, यहां तक की बातें नोट करके रखो। एक चीज जरूर नोट करके रखना, न्यूटन की डिस्क में 7 रंगों का श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। समझ में आ गया? न्यूटन के डिस्क के अंदर 7 रंग मिलकर के श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। न्यूटन ने इस सिद्धांत के बारे में कब बताया? 1666 में बताया था, 1666 में सबसे पहले। तो देखो, शुरुआत से लेकर के अगर बात करें प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं, या फिर ऑप्टिक्स इसको कह सकते हैं। प्रकाश सर्वाधिक तेज होता है और इसकी जो तरंग होती है वो कौन सी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में किसने बताया? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। ठीक है, और बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। प्रकाश की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? किसने बताई? डी ब्रोगली ने। द्वैत प्रकृति में एक तो तरंग हो जाती है, दूसरा कण हो जाता है। तरंग के बारे में किसने बताया? कण के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने। तो कण का हो गया कणिका सिद्धांत और तरंग का हो गया तरंग सिद्धांत। ठीक है, तरंग पर आधारित कुछ घटनाएं होती हैं, अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, ये इस प्रकार की घटनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फोटोन की खोज करता आइंस्टीन। फोटोन का आवेश होता है और द्रव्यमान होता है 0 हो जाता है। ऊर्जा का पैकेट या ऊर्जा का बंडल किसको कहते हैं? फोटोन को कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो ऐसी कौन सी तरंग है जो लंबी दूरी तक चल सकती है, संचरण कर सकती है? हाँ, अनुप्रस्थ तरंग। सरंग या ग्रथ किस में होता है? अनुप्रस्थ तरंग के अंदर होती है। अयांत्रिक तरंगें वो होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ गया? तो एक एक बात मेरे हिसाब से दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, यहां तक का आज हम पढ़ते हैं, स्टे लगाते हैं, कल फिर इसके आगे का पढ़ेंगे।